हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो कि चैप्टर नंबर 6 आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, जो निर्देशांक ज्यामिति। उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि पल पल की अपडेट आप तक लगातार मिलती रहे। तो ये निर्देशांक ज्यामिति जो है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ये देख सकते हैं। देखो, तो इस शुरुआत करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो आप यहाँ पे ये इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इसको जूम करके अभी दिखाने वाला हूँ आपको। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिसमें हम स्थिति या पोजीशन को, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें स्थिति या पोजीशन को बताया जाता है। किसी वस्तु की, किसी सामान की स्थिति या पोजीशन को बताते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा भाग है, ठीक है। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो, ये जो है आपके पास दो लाइन दिखाई दे रही है। ये है एक्स एक्सिस, है ना, जिसको हम एक्स अक्ष कह रहे हैं। ये क्षैतिज है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है वो एक्स अक्ष है। और ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है आपको, उसको वाई अक्ष कहेंगे। निर्देशांक पद्धति को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है एक्स, यहाँ पे इधर लिखा मैंने एक्स डैश, इधर एक्स डैश है, इधर एक्स है, ठीक है। और यहाँ जो है वो ये वाई है, और नीचे जो है वाई डैश है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा रहेगा यहाँ पे मैं ऐसा मेंशन कर दूँ। ये देखो, ये एक्स और इधर एक्स डैश है, इधर देखें तो ये वाई है, और इधर नीचे में जो है वाई डैश है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये डैश को कभी कभी माइनस भी लिखा होता है किसी बुक में, ठीक है। तो ये इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये एक्स है और इधर माइनस एक्स लिखा हो सकता है, ठीक है, किसी बुक में। लेकिन अगर हमने एक्स डैश लिख दिया तो माइनस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। वैसे वाई, ऊपर में वाई है तो नीचे में वाई डैश है, इसमें भी माइनस लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको डैश करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, दो अक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दो अक्ष है, वहाँ पे देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का जो है इधर जो ये कटान बिंदु आ रहा है, देखो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है एक्स और वाई का, दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं ये दोनों, ठीक है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। हिंदी में बात करें तो मूल बिंदु, और अगर इंग्लिश में लिखो तो ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ओरिजिन होता है जिसका निर्देशांक अगर हम बोलें तो इसका निर्देशांक होता है 0 0। ओरिजिन का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। क्लियर हुआ। तो ओरिजिन जिसको मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। और मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे भी मिलते हैं, कटते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं तो ये दो लाइन जो खींचा है, ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जिसको मैं नंबरिंग किया हूँ, देखो आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इसको चतुर्थांश कहते हैं, जो 4 भाग में बटा है उसको चतुर्थांश कहते हैं। हमेशा ये पहला ही होता है, इधर ये दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर आप नहीं बदल सकते, ठीक है। आप इसको इधर ही से काउंट करेंगे, और ये पहला है, ये दूसरा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो है लास्ट आपके पास चतुर्थ क्वाड्रेंट, जो चौथा क्वाड्रेंट है, 4th नंबर का क्वाड्रेंट, ये लास्ट वाला है, ठीक है। अब देखो, इन क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या क्या होती है, ये भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे एक्स जो है धनात्मक है, पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट की वैल्यू है, मतलब ये जो क्वाड्रेंट का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो प्लस प्लस मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू देख सकते हो, इधर निगेटिव आता है, और इधर वाई की वैल्यू क्या है, इधर अभी भी ये पॉजिटिव है। तो ये माइनस प्लस अगर आता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, समझ आया। इसी प्रकार थर्ड पे आते हैं, अगर थर्ड पे, तो ये भी आप देख सकते हैं, इधर माइनस है तो नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाला आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो एक है यहाँ पे देखो, एक्स जो इधर दिखाई दे रहा है वो है पॉजिटिव, और इधर वाई जो दिख रहा है वो है निगेटिव।
तो पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, ये चतुर्थांश है जिसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बिंदु -3 और 4 जो दिया है, एक पॉइंट है पॉइंट -3 4, ये किस चतुर्थांश में है, कौन से नंबर के चतुर्थांश में है। तो आप देख सकते हैं ये बिंदु जो पॉइंट दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो ये माइनस और प्लस दिख रहा है, -3 है लेकिन 4 जो है प्लस में, तो माइनस प्लस कहाँ होता है, माइनस प्लस कहाँ होता है, तो आप देख सकते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ। इसी प्रकार देखो एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मूल बिंदु या ओरिजिन का निर्देशांक कितना होता है, तो ये 0 0 होता है। यहाँ तो मैंने मेंशन किया भी था, आपको बताया भी था, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ के होंगे आप। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ सकते हो, देखो जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं। तो अगर आपको ये सवाल पूछे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के, तो आपका आंसर है होगा लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। क्लियर हुआ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। ठीक, इसी प्रकार आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आराम से, ये आपके पास एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो इसको भी मैं कुछ यहाँ पे और चीज़ें समझा। ये ठीक है, ये देख सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। इसको भी मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसको भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो, ये जूम कर दिया मैंने तो आपको क्लियर यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ये जो है देखो एक्स में कितना है 3 है और वाई में कितना है 2, इसलिए इसका निर्देशांक कितना होगा 3 2 होगा, कितना होगा 3 2। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, नीचे में देख सकते हो आप, इधर एक पॉइंट है एक्स में -3 है जबकि वाई में कितना है -2 है, तो इसका निर्देशांक मैंने लिख दिया -3 -2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 2 लिखते हैं तो जो पहला जो नंबर लिखा होता है ना, ये वाला जो नंबर, वो हमेशा एक्स अक्ष वाले पॉइंट को बताता है, जबकि जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो वाई एक्सिस वाले पॉइंट को बताता है। तो जो एक्स अक्ष वाले पॉइंट को बताता है ना, इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं इसको, एब्सिसा कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भुज कहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले एब्सिसा कहेंगे। और ये जो वाई निर्देशांक वाला पॉइंट होता है ना, वो कोटि को दर्शाता है, तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। यही मैंने बताया कि ऑर्डिनेट या कोटि क्या होता है और भुज क्या होता है। इस डायग्राम में आपको बस सिर्फ इतना ही सीखने को मिला कि एब्सिसा और कोटि जो होता है वो क्या होता है। तो एब्सिसा मतलब भुज होता है, जो एक्स अक्ष का मान होता है वो भुज होता है, और जो वाई अक्ष का मान होता है उसको कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इससे क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी कि बिंदु ऋण 5 7, देखो एक पॉइंट है -5 और 7, इसमें कोटि कितना होगा अगर आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा कितना 7, ऑर्डिनेट होगा 7। जबकि भुज की बात करें, एब्सिसा की बात करें तो कितना होता है -5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे डायग्राम मैं यहाँ पे मेंशन किया, देखो इस डायग्राम को भी आप समझने की कोशिश करना, इस डायग्राम को। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, पूरा आपको ये PDF मिल जाएगा। लेकिन जो है आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के सभी चैप्टर के PDF मैं लगातार आपको दूंगा। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस में देता हूँ, जिससे क्या होता है आपका जो भी डाउट रहता है ना वो क्लियर हो जाता है, और किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में मैं बताने का यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि भाई जो अगर कोई पॉइंट एक अक्ष पे आ जाता है, मान लो जैसे ये देखो, ये क्या है, एक्स अक्ष पे ही आ गया। ठीक है, वाई में कहीं गया है क्या, यहाँ वाई में कहीं नहीं गया ना, वाई में ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया। तो इस बिंदु का मान कितना होगा, एक्स में क्योंकि 3 तक आया इसलिए 3, और वाई में कुछ नहीं गया मतलब 3 0। समझ रहे हो बात को। और अगर ये बिंदु को देखो, जहाँ जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे कई सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 बिंदु लिया है, तो 2 पॉइंट लिए हैं। अगर इसकी बात करें तो ये वाई अक्ष में है और एक्स में कहीं पे गया है क्या, ना तो लेफ्ट गया ना तो राइट गया है। तो एक्स का मान कितना है 0, जबकि वाई का मान कितना है -2। यहाँ तक बात समझ आया क्या आपको। ठीक है, तो ये होगा 3 0 और ये होगा कितना 0 to -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो
अगर कोई बिंदु कोई पॉइंट, अगर कोई बिंदु कोई पॉइंट जो है एक्स अक्ष पर हो, ठीक है, तो ये जो है एक्स अक्ष पर हो तो इसका जो मान होगा ना, किसका, वाई अक्ष का मान, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई बिंदु, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर हो, इफ एनी पॉइंट इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0। अगर एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान 0 होगा। वहीं अगर हम इसका उल्टा कहें, ठीक है, अगर कोई बिंदु जो वाई अक्ष पे है, देखो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे ये बिंदु है, तो इसका मान जो है एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। When any point is lying on the y-axis, then the value of x is 0। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये बातें हैं, अगर आपको बोले तो ये नोट डाउन कर लेना है, नोट इट डाउन। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लेना कॉपी में। वैसे मैं इसको पीडीएफ दूंगा, आप ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ। खैर, मैं पूरी बातें आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हो क्या। इफ़ एनी पॉइंट इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, एंड इफ एनी पॉइंट इज लाई ऑन द वाई एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो है दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है और नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख सकते हो आप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं में बीच की दूरी, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया ए और मैंने लिखा बी, ठीक है। तो ए जो है x1 y1 है और बी क्या है, x2 y2 है। समझ रहे हो बात को, ए x1 y1 है और बी क्या है, x2 y2। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने नंबर भी ले लिया, 3 है, 3 4 है और 1 मिनट, 3 4 है और इधर दिया है 5 7 5, ठीक है। समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। तो देखो, इसका दूरी का सूत्र होता है, दूरी का सूत्र आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। दूरी का सूत्र अंडर रूट के अंदर में लिखना है। देखो, वर्गमूल के अंदर में x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। समझ रहे हो, ये दूरी का सूत्र है। दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। ये दूरी का सूत्र है। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी का यही सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपको कि ये बिंदु ए जो है 3 4 है और बिंदु बी क्या है 7 5 है, तो इन दोनों के बीच दूरी का सूत्र क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। दूरी का मान कितना होगा, इस पे मान रख देना। मान लो x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, मान रखोगे और इसको वर्ग है ना, वर्ग तो वर्ग करके उसके बाद स्क्वायर है ना, स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके आपको फिर वर्गमूल से बाहर निकालना है। क्लियर हुआ, समझ आया? वर्गमूल से बाहर निकलेगा, फिर आपको वही आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदु 4 और 3 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तो देखो, 4 3 बोल दिया ना, तो 4 3 एक बिंदु हो जाएगा और मूल बिंदु बोल दिया मतलब 0 0 ले लेना है। तो ये हो जाएगा x1 y1, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले सकते हो और बना सकते हो। सेम इसी फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, एक क्वेश्चन और, एक कॉन्सेप्ट और आता है अभी आपका। एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एग्जाम में कि y अक्ष पर एक बिंदु है, मान लो, ठीक है। y अक्ष से जो बिंदु है वो a और b से समदूरस्थ है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है। बोलेगा क्या, बोलेगा y एक्सिस पे जो एक पॉइंट है वो क्या है, a और b से इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है। तो इस y अक्ष का मान निकालो या y का मान ज्ञात कीजिए बोलेगा। तो y अक्ष पर है मतलब x का मान 0 होगा, ये तो आप समझते हो ना। तो y अक्ष पे है तो मैंने लिख दिया इस बिंदु को, मान लो ये बिंदु क्या है, लेट अस सपोज द पॉइंट इज p एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 0y, ठीक है। तो 0y क्या है, इसका निर्देशांक है। अब देखो, ये बिंदु है p। अब मान लो जो एक बिंदु जो दिया है प्रश्न में वो a ले लिए, दूसरे बिंदु को b ले लिए और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि p और pb बराबर होगा, बोल रहा है इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, मतलब बराबर लेना है। तो p और pb क्या होंगे, बराबर होंगे। सीधे सूत्र लगा दो, यहाँ पे वर्गमूल करके, यहाँ पे भी वर्गमूल करके, और इसको वर्गमूल क्योंकि दोनों तरफ में स्क्वायर रूट है ना, तो ये इधर का वर्गमूल कटा देना और यहाँ a इन b पूरे का वर्ग का सूत्र लगा देना और हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने पूरा इसको हल करके नहीं दिखाया है, मैं कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में, तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे अगर आपको इसके पूरे सॉल्यूशन चाहिए, इन केस अगर आप चाहते हो कि सर आप पूरा सॉल्व करा दीजिए, तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसके पूरे सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो, है ना। लेकिन ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लास जो है मैं लेकर आया हूँ और हर एक चीज़ें जो है एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये पूरा एक बोर्ड में ये लिखी हुई चीज़ें थी जिसको मैंने जूम आउट कर करके आपको जूम इन करके मैंने आपको पूरा दिखाया, जूम इन करके मैंने पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ सेकेंड जो हमारा पेज है उस पे आते हैं। सेकेंड पेज में हमको क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में जो सेकेंड टॉपिक है, पहला तो वो बेसिक वाला था। इससे आप देखो, इससे जितना मैंने यहाँ पे समझाया ना आपको, 3 डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है, उससे आप क्या करोगे, इससे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और आपके प्रश्नावली 1 जो एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है इस चैप्टर का, आराम से यूँ ही आप सॉल्व कर जाओगे और इसी तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, सेकंड जो इसमें जो टॉपिक है वो है ढाल या प्रवणता, जिसको हम स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट कहते हैं। ढाल या प्रवणता ये क्या होता है उसको देखते हैं। तो कोई भी जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन कैसा होता है थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है y = mx + c, y बराबर क्या होता है mx + c होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जो m दिख रहा है ना, ये जो m दिख रहा है वही, इसी को ही क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता कहते हैं। ये स्लोप है, ये ढाल है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास स्लोप या ढाल है तब इसका मान कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, और ये इसका क्या है, क्षैतिज है ना। अब इससे अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखो एक रेखा अगर मैंने इस तरह से खींचा तो आप देख पा रहे हो इसमें ढाल दिखाई दे रहा है, सभी को स्लोप दिख रहा है। ये स्लोप है, कितना झुका हुआ है, यही तो स्लोप है। तो इसको हम लोगों ने कितना झुका हुआ है अगर हमने कहा तो इसको थीटा कह दिया, थीटा एंगल से झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझो, क्लियर हुआ, ये हो गया। अब ये जो बिंदु है, देखो 2 बिंदु हमको दिख रहा है, x1 y1 और एक बिंदु क्या है, x2 y2। तो आप स्लोप का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एक बिंदु A है जिसको x1 y1 इसका निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु क्या है, B है जिसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। तो ढाल बराबर क्या होगा, ढाल बराबर m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपको, tan थीटा, ये सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों सूत्र है, दोनों अलग अलग सूत्र है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और एक दूसरा सूत्र है अगर कोण दिया होगा तो ये, लेकिन कक्षा 10वीं में कोण एंगल वाला नहीं दिया अभी फिलहाल, ये वाला आपको ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो 2 पॉइंट का मान इस तरह से आप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट अगर दिया है, 2 बिंदु दिया है, तो यहाँ पे आप ढाल का सूत्र निकाल सकते हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 की सहायता से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं। ये देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस भी करा दिया, फटाफट से आप बना सकते हो। ये है पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। अगर पहला देखो, दूसरा बिंदु को हमने क्या कहा, x2 y2 कह दिया और इसको x1 y1 कह दिया। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इस पर मार रखेंगे और हल कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, है ना, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने आपको बता दिया, पूरा आंसर भी निकाल के दिखाया हूँ, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लास्ट में आते हैं इधर, ठीक है। ये देखो बिंदु दे दिया, एक पॉइंट दे दिया है आपको, लेटर सपोज ये बिंदु क्या है, 5 7 है, और इसका ढाल या प्रवणता दे दिया है, m बराबर कितना दे दिया, जैसे 2/3। आपको क्या कहेगा ये, ठीक है। अच्छा, और ये बोलेगा कि ये बिंदु 5 7 से गुजरता है, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, जो 5 7 से गुजरता है और उसका प्रवणता क्या है, 2 3 है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है आपको, इसका मान किसका, ठीक है। जब ये सवाल ऐसा है, देखो एक मैं पूरा इसको कंप्लीट बताऊं तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखो ऐसा है, एक पॉइंट है 5 7, ठीक है। एक रेखा जो, एक लाइन जो है इस लाइन से पास होता है 5 7 से, और उसकी प्रवणता या स्लोप जो है इतना है, m बराबर 2/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान अगर 13 है, y बराबर कितना है 13, तो x का मान कितना होगा ये बोला है। y का मान अगर 13 है, y बराबर कितना है 13 है, दिया है, खैर क्वेश्चन ये है ना। तो x का मान कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो दिया वही कॉन्सेप्ट लगाना है ना। ढाल का मान दिया है और एक बिंदु दिया है, आप क्या करो, इसको सीधा सीधा ढाल का सूत्र लगा दो, स्लोप m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये स्लोप का मैंने फॉर्मूला लगाया। अब हमको क्या है, स्लोप का मान दिया है, m का मान दिया है 2/3, तो मैंने लिख दिया 2/3,
ठीक है। लेकिन यहाँ देखो y2 का मान कितना होगा, y2 का मान जो दिया है वो 13 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है 13, लेकिन x2 का मान नहीं पता है, x2 का मान x कर देंगे, ठीक है। पर y1 का मान पता है हमको, दो जो बिंदु दिया उसमें से y1 7 है और x1 कितना है 5 है, ठीक है। इस तरह से इसको अब हल करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x - 5, तो ये आपका पूरा मान आ जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करोगे, इधर गुणा, तिर्यक गुणा, ठीक है। पक्षांतर क्या, तिर्यक गुणा कर सकते हो, इस तरह से तिर्यक गुणा करोगे और हल करोगे तो आपका मान आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर में, फिर ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंताखंड, इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका बच गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। तो एक अगर हमारे पास एक लाइन है ना, एक रेखा, ठीक है, जो जिसका समीकरण क्या होता है, y = mx + c होता है। तो यहाँ जो c दिखाई दे रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, अंतःखंड या इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है ना। तो ये एक सरल रेखा है ये, ठीक है, जहाँ तो इसको इस रूप में लिखो, बोलता है y = mx + c के रूप में लिखो, और बोलता है कि m तथा c का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको इस तरह से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो देखो ये इस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, mx + c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये y = mx + c के फॉर्म में लिखोगे तो ये जो है y को अकेले रखो। तो ये देखो 6y को मैंने यहाँ पे 6y को यहाँ पे रखा, बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो 7 - 5x हो गया। अब y को चूँकि मुझे अकेले चाहिए तो y का मान अकेले रहेगा। ये 6 एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको कर दो नीचे, डिवाइड में आ गया ये, ठीक है। उसके बाद इसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट कर दिया हमने, ऐसा इस तरह से अलग अलग कर दिया। अब हमको पता है कि इसको y = mx लिखना है, मतलब x वाला टर्म पहले लिखना है, तो x वाले को पहले कर दिया और जो बचा था उसको लास्ट में लिख दिया। अब इसकी तुलना कर दो भाई, सीधी सी बात है, इसका कंपेयर करो। ऑन कंपेरिजन दिस बाई y = mx + c, तो यहाँ से देखो m के जगह में क्या लिखा है, ऋण 5/6 लिखा है m के जगह में, और c के जगह में क्या लिखा है, 7/6 लिखा है। तो 7/6 इसका क्या है, अंताखंड है, इंटरसेप्ट है। और ये जो है इसका x का मान क्या हो जाएगा, x का तो x ही रहेगा, ठीक है, और m का मान ऋण 5/6 आएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। कंप्लीट ये जो है चैप्टर मैं करा दिया हूँ आपको, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस चैप्टर का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो 15-20 मिनट जो आपने समय दिया, ठीक है, इसमें हाँ एग्जैक्ट 20 मिनट में आपका ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है इस चैप्टर के, ठीक है। तो इतना आसान बना दिया मैंने, कोशिश किया इतना आसान बन जाए आपके लिए। तो आपको क्या करना है, अगर वाकई में आपको सही लग रहा है, सरल लग रहा है, अच्छा लगा, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो अगर आपको प्रोवाइड कराएं तो आपको आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन होकर के आप हमसे ये जो PDF है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो PDF वगैरह मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वो सब के सब आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जुड़ जाइए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, है ना। हमारी कोशिश है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करा सके, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।